आंखों को मोबाइल के दुष्परिणामों से बचाने के लिए करें ये उपाय। डॉक्टर अजीम मशायख। आजकल के आधुनिक जीवन में मोबाइल और कंप्यूटर हमारे जीवन का अटूट हिस्सा बन गए हैं। अक्सर लोगों के व्यवसाय और जॉब में दिन भर मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल अनिवार्य होता है, जिसके कई दुष्परिणाम हमारे हेल्थ पर पड़ते हैं, खास करके आंखों पर। साथ ही साथ बच्चों में भी मोबाइल देखने की आदत बढ़ती जा रही है। ऐसे में मोबाइल के दुष्परिणामों से अपनी आंखों को कैसे बचाएं, इस विषय पर लातूर के सिग्मा हॉस्पिटल के युवा डॉक्टर अजीम मशायख से हिंदनामा ने खास बातचीत की। देखिए लातूर से संपादक सारार शेख के साथ संवाददाता नवाब नासर की ये रिपोर्ट। हिंदनामा में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नवाब नासर। हमेशा की तरह आज हम आपको एक नई और ग्रेट पर्सनालिटी से मिलाने आए हैं आपके रूबरू। और जैसा कि आप जानते हैं कि लातूर शहर शैक्षणिक शहर है। यहाँ पे लातूर पैटर्न मशहूर है। यहाँ से अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं। इसका एक फायदा जो लातूर शहर को होता है वो ये है कि जो बच्चे यहाँ के लोकल के होते हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करके वापस लातूर आते हैं और लातूर में आके अपने जो भी सेवाएं हैं वो यहाँ पे देते हैं। तो ऐसे ही आज एक युवा डॉक्टर के से हम आपकी मुलाकात करने जा रहे हैं। ये डॉक्टर है डॉक्टर अजीम मशायख साहब, जिन्होंने अपने एजुकेशन में एमबीबीएस के बाद आंखों के डॉक्टर जो ऑप्थेल्मिक जिसको बोलते हैं उसमें स्पेशलिटी की है। आइए उनसे बात करते हैं। आपका हिंदनामा में स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका एजुकेशन कैसा कैसा हुआ और क्या आपने किस चीज में महारत हासिल की है। हाँ सर, 12th स्टैंडर्ड तक तो मेरी पढ़ाई पूरी लातूर में ही हुई है। मेरा एमबीबीएस प्रवरा नगर मेडिकल कॉलेज लोनी से हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी मेरा लातूर एमआईटी से हुआ है अंडर एमएचएस नासिक। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैंने पूना में एचवी देसाई आई हॉस्पिटल में बहुत दिनों तक काम किया है और वहाँ पे कॉर्निया में मतलब काले दीदे में, कांच बिंदु में और ऑक्लोप्लास्टी और आंखों के जो कैंसर्स रहते हैं उसमें मैंने आगे जाके स्पेशलाइजेशन किया है। वहाँ पे 2-3 साल मैंने फेलोशिप की है जो हमारी एमएस के बाद की ये रहती है। और जो आज के न्यू टेक्निक बोली जाती है ना, फेको मशीन सर्जरी जो बिना टाके की मशीन, उसमें भी मेरा सर एचवी देसाई से ही फेलोशिप किया गया है। और कुछ सालों तक वहाँ पे काम किया और कुछ सालों तक डॉक्टर सासवड़े सर के पास औरंगाबाद में भी काम किया है, जिसमें रेटिना के बारे में भी मैंने 6 महीना साल भर काम किया है। और जो आंखों का नंबर हटाने के लिए जो लेसिक सर्जरी होती है उसमें भी सर मैंने फेलोशिप की है। मतलब इन शॉर्ट आप रेटिना स्पेशलिस्ट है ये बता रहे हैं? नहीं सर, मेरा ज्यादातर काम एंटीरियर सेगमेंट में है। जैसा काला दीदे की बीमारियां हो, कांच बिंदु की बीमारियां हो, चश्मा हटाने का ऑपरेशन हो या मार लगे वाली आंखें हो, इनमें मेरा ज्यादा स्पेशलिटी है सर। रेटिना का थोड़ा बहुत काम मैंने सासवड़े सर के अंडर सीखा है सर। अच्छा सर, आपने इतना एजुकेशन हासिल किया तो आपको बहुत से ज्यादा बड़ी बड़ी जो है सो की अपॉर्चुनिटीज देश विदेश में मिल सकती थी, फिर भी आपने लातूर वापस आना क्यों चुना? एक्चुअली सर मेरा मुल्क यही है और मम्मी पापा 40 साल से यहीं पर काम करते हैं। पापा लातूर अर्बन के सीईओ हैं, मम्मी वेंकटेश स्कूल में टीचर हैं। वो लोग भी यही चाहते थे कि अपन अपने मुल्क में आए और अपने मुल्क में जो अपने लोग हैं, अपने करीबी लोग हैं, उनको अपने एजुकेशन का फायदा हो। बाहर तो अपन कमर्शियली कमा लेंगे, लेकिन वो जो आपको अपनापन महसूस होता है या जो आपको दुआ मिलती है, लोगों से आपकी पहचानत बढ़ती है, सोशल कामों में अपन जो उनकी मदद करते हैं, उसके वजह से सर वो आपको बाहर के देशों में नहीं मिलता ना, वो आपको मतलब अपने ही मुल्क में मिलता है। मतलब एक सेटिस्फैक्शन का एक फैक्टर है और दूसरा जहाँ पे अपन रहने वाले हैं और जहाँ के अपन प्रॉपर हैं वहाँ सेवा देना ये हमारा एक धर्म है और एक हमारा एक कर्तव्य है। ये भावना से आप वापस लातूर आए हैं। सर आपका जो ये क्लिनिक है, ये क्लिनिक कहाँ पे लोकेशन है उसके बारे में जरा बताइए। सर मेरा सिग्मा हॉस्पिटल नाम से क्लिनिक मैंने स्टार्ट किया है, उसको 1.5 साल हो गए हैं। ये एक्चुअली है अपने चंद्रनगर में, पीछे बांगड़ सर का हॉस्पिटल है, सामने राउत मैडम का हॉस्पिटल है और लैंडमार्क बोल के आप अंबा माता मंदिर जो काफी फेमस है उसके सामने ही मेरा क्लिनिक है। ऑपरेशन थिएटर सर मेरा घर पे बनाया है क्योंकि वहाँ पे जगह बड़ी थी और इजी फैसिलिटीज अपन सारे प्रोवाइड कर सकते थे, इसलिए ओपीडी यहाँ पे है सर और ऑपरेशन थिएटर घर पे है। मतलब शाहू कॉलेज के नजदीक आप है ये हॉस्पिटल? जी सर। सर यहाँ पे मैं आफ्टरनून 1 PM से 8 PM तक रहता हूँ सर जी। और कभी बीच में अगर ओटी वगैरह रही तो उस पीरियड में थोड़ा सा गैप रहता है, लेकिन 1 से 8 मैं यहीं रहता हूँ सर आफ्टरनून में।
ठीक है सर, ये तो होगा अपनी प्रोफेशनल मालूमात। आप एक सोशल कॉज के हिसाब से मैं आपको ये सवाल करना चाहता हूं। आजकल लोग मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं और स्क्रीन टाइम इंसान का बढ़ गया है। तो अब जितने एक तरीके से उसकी इंसानों को एक लत लग गई है। तो ये मोबाइल से होने वाले दुष्परिणाम या फिर प्रोफेशनली भी कुछ लोग स्क्रीन के ऊपर काम करना पड़ता है। तो ऐसे हालात में ये जो आधुनिक और एकदम मॉडर्न जो ईरा चल रहा है, इसमें अपने आंखों को बेहतर रखने के लिए कैसा आप एक कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को बताएंगे? हाँ सर, जैसे आप देखते हैं कि मोबाइल लैपटॉप आज की दुनिया की एक जरूरत बन गई है। 80% ऑफ द काम आजकल आपका मोबाइल लैपटॉप पे ही होता है, जिस कारण कैसे कई सारे आईटी सेक्टर वाले, इंजीनियरिंग फील्ड वाले, आजकल नॉन इंजीनियरिंग फील्ड वालों को भी मोबाइल और लैपटॉप काफी जरूरी हो गया है। ऐसा नहीं कि वो शौक के लिए वगैरह कहते हैं, अब कुछ यंग क्राउड में ये देखा जाता है, लेकिन आजकल कैसा है सर, स्क्रीन टाइम से आप तो बच नहीं सकते, तो आप आपकी आंखों की रक्षा तो कर सकते हैं। उसके लिए सर जैसा बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहली चीज आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, आपके डाइट में सारे न्यूट्रिशंस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, आंखों की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन्स भी उतने जरूरी हैं, विटामिन भी उतने जरूरी हैं। तो फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट, अगर आपको नॉनवेज अलाउड है तो बॉइल्ड एग या थोड़ा बहुत बॉइल्ड चिकन वगैरह भी आप खा सकते हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12 जो आंखों के लिए, विटामिन ए जो आंखों के लिए काफी जरूरी होता है, वो उनको मिलता है। सेकंड है, प्रॉपर स्लीप भी होनी चाहिए सर, मिनिमम 6 to 8 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका ब्रेन और आपकी बाकी बॉडी के ऑर्गन्स भी नॉर्मली फंक्शन कर सकते हैं। उसमें आपके आंखों को भी प्रॉपर रेस्ट मिलता है। जैसा अगर आप लोगों का स्क्रीन टाइम ज्यादा है तो आपको 3 बेसिक रूल फॉलो करने हैं। एक, आपको ब्लिंक ज्यादा से ज्यादा करना है, जितना ज्यादा ब्लिंक करोगे उतना आपको ड्राइनेस से बचाव होगा। ये देखो सर, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता रहे हैं। 3 बेसिक रूल बता रहे हैं। पहला रूल बोला सर ने, काम करते वक्त आंखें बार बार ब्लिंक करना, और बार बार ब्लिंक करने से आंखों का जो ड्राइनेस है, वो जो ड्राइनेस आने वाला है वो कम हो जाएगा और वो आंखों में नमी बनी रहेगी। ये एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर? दूसरा है सर, एवरी हाफ एन आवर के बाद 1 मिनट के लिए आंखें बंद रखिए, जिसकी वजह से आंखों के आई मसल्स को ना रेस्ट मिलता है। उसकी वजह से आपको हेडेक होना, आई पेन होना ये कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट सर ये बता रहे कि आंखों को रेस्ट देना। जो स्क्रीन पे ज्यादा लोग काम करते हैं उनको हर आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए आंखें बंद रखना और रिलैक्स होना और आंखों के मसल्स को रिलैक्स मोड में डालना, ये एक है। थर्ड बात सर? थर्ड ये है कि आपको कुछ भी हो जाए, आई रबिंग करना, आंखों में अनवांटेड ड्रॉप्स डालना, या किसी का सुन के कोई योगा एक्सरसाइज वगैरह, ये सारी चीजों पे मत ध्यान दीजिएगा। आप सिर्फ आपका डाइट प्रॉपरली फॉलो कीजिए, ब्लिंक मैक्सिमम कीजिए, जितना हो सके उतना आंखों के मसल्स को रेस्ट दिया कीजिए। 3-4 घंटे के बाद आप 5-10 मिनट का ब्रेक लेके आंखों को बंद रखिएगा। आपको कोई आई ड्रॉप या कोई ग्लासेस या कोई भी चीज यूज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 बेसिक रूल है, डाइट प्रॉपर रखिए, रेस्ट प्रॉपर दीजिए और ब्लिंक ज्यादा से ज्यादा कीजिए। आपको किसी भी मेडिकेशन की या चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तीसरा पॉइंट सर ने ये बताया कि आजकल लोग यूट्यूब पे देख, इधर देख, इसका सुन, उसका सुन। तो ऐसा जो नीम हकीम खतरा है जान जिसको कहा जाता है कि आधी अर्धवट और आधी नॉलेज से इंसान कुछ भी करता है, और इसका सुना, उसका सुना, कभी गुलाब जल डाल लिया, कभी ये डाल लिया। तो इस चीजों से जो नुकसान हो सकता है, अगर कि कोई प्रॉब्लम है तो एक प्रॉपर अच्छे डॉक्टर की सलाह लेकर ही आप आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा इन शॉर्ट सर कहना चाहते हैं। सर ये तो आपने बता दिया। छोटे बच्चों के अंदर जो मसला है स्क्रीन टाइम का, उस और छोटे बच्चों को कम उम्र में जो चश्मे लग रहे, वो छोटे बच्चों को तो हम ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और ना वो सुनने वाले, तो उनके बारे में क्या बताएंगे आप? सर उनके लिए बेसिकली ये है कि मैक्सिमम टाइम आप कोशिश कीजिए कि वो आउटडोर गेम्स में, आउटडोर स्पोर्ट्स में ज्यादा इन्वॉल्व रहे। जितना हो सके उनका स्क्रीन टाइम कम करने के लिए कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ बच्चे जिद करते हैं, सताते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि उनको जितने बड़ी स्क्रीन पे वो दिखेंगे उतना कम तकलीफ उनको होगा। तो बेटर है कि मोबाइल की जगह आप उनको टीवी स्क्रीन पे बिठा दीजिए। टीवी स्क्रीन पे आप उनको 3-4 फीट दूर बिठा सकते हैं, जिसकी वजह से उनके आंखों में स्ट्रेस नहीं आता। उनको बीच बीच में टोका कीजिए, उनको बीच बीच में रोका कीजिए कि अगर आप उनको आदत लगा दोगे पहले से ही मोबाइल की, लैपटॉप की, टीवी की, तो फिर सर आप उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए आपको ग्लासेस यूज करने ही पड़ेंगे। लेकिन बेटर यही है कि आप उनको आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व करें, जितना हो सके उतना उनका स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना उनके डाइट पे फोकस करें। जो आई रबिंग कर रहे हैं या उनको पेन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करें।
और अगर उनको चश्मा वगैरह लगता है तो उनको मोटिवेट करें चश्मा इस्तेमाल करने के लिए। अगर वो नहीं यूज करते तो आगे जाके उनके आंखों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, और बेटर है कि वो जितना स्क्रीन टाइम कम कर पाए, पेरेंट्स उनको कंट्रोल कर पाए, उतना पेशेंट के लिए भी अच्छा है और पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है। तो इंग्लिश में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वही बात सर बोलना चाह रहे हैं कि एक तो दो बातें इन्होंने खास तौर पे बताई जो मुझे समझ में आई। एक तो आंखों से, छोटे बच्चों के आंखों से स्क्रीन का डिस्टेंस, हो सके उतना उनको बड़े स्क्रीन से दूर बिठाकर देखेंगे तो आंखों पे प्रेशर कम आएगा, और सेकंड हो सके उतना उनको स्क्रीन टाइम कम रखे, उसका भी टाइम टेबल बनाए, और जो भी चीजें वो देख रहे हैं वो इंफॉर्मेटिव लर्निंग वाली चीजें होंगी तो बच्चे देख के भी फायदा उठा सकेंगे। और अगरचे बाद में प्रॉब्लम आ ही गया तो फिर आंखों को चश्मे लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये सर ने बताया। सर आंखों में भी अब इतनी सुपर स्पेशलिटी हो गई है कि कोई मतलब जो महंगी आंखें होती है उसको सही करते, तो आपका एग्जैक्ट अगरचे मैं बोलूं कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है तो आप उसको एक कम शब्दों में कैसा, मतलब आम लोगों को समझना है ऐसे शब्दों में क्या बताएंगे? सर बेसिकली मेरी 3 स्पेशलिटी में मैं काम करता हूँ। जो सबसे इजी, जो आप ज्यादातर पेशेंट्स देखते हैं मोतिया बिंदु के, उसमें फेको सर्जरी में मेरा स्पेशलिटी है, ये मेरा एक। सेकंड मेरा काला दीदा, जो ब्लैक कॉर्निया जिसे बोलते हैं, उसके जो कॉर्नियल अल्सर हो गए, केराटोप्लास्टी सर्जरीज हो गई या लासिक सर्जरी हो गई, ये सारी चीजों में मेरा ज्यादा स्पेशलिटी है। थर्ड कांच बिंदु, जो बहुत कॉमन है लेकिन कैसा है, डायग्नोसिस नहीं होने की वजह से पेशेंट्स अपनी विजन खो देते हैं। अगर अर्ली डायग्नोसिस करेंगे तो कांच बिंदु का अच्छा सर्जिकल ट्रीटमेंट है, अच्छा मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, और नए एडवांसेस की वजह से, नए इक्विपमेंट्स की वजह से आजकल पेशेंट की आंख और उनकी नजर दोनों बच सकती है। सिर्फ यही है कि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवा ले। लोग यहाँ पे टालाटाल बहुत करते हैं, ये मैंने 1-1.5 साल में देखा है। तो मेरा बेसिकली 3 में ही है, शॉर्ट में अगर बता दूं, फेको सर्जरी, कॉर्नियल सर्जरी जिसमें केराटोप्लास्टी, लासिक सर्जरी, केराटोकोनस बीमारी आते हैं, और थर्ड कांच बिंदु की स्पेशलिटी है। अच्छा सर, आजकल शुगर की वजह से भी बहुत लोगों के आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है। तो समझो किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा क्रोनिक शुगर है, कम से कम 20 साल 30 साल से उसको शुगर है, और शुगर ज्यादा कंट्रोल नहीं रहती और उसके आंखों में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम खत्म करने के लिए कोई नई चीज आई है? क्योंकि ऐसे पेशेंट बहुत है जो ये चीजों को लेकर, वो आंखों में इंजेक्शन देना या कुछ करना, वो मतलब वक्ती तौर पर फर्क पड़ रहा है लेकिन बाद में वापस आ रहा है प्रॉब्लम, तो उसके लिए कोई नई चीज आई है, कोई रिसर्च आपके नजर में? आप एक्चुअली सर, शुगर की प्रॉब्लम्स मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। शुगर का मेन रीजन क्या है? अगर कोई इंसान को 10 साल 15 साल से शुगर है, इसकी वजह से उसको कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है सर। अगर पेशेंट प्रॉपर फॉलो अप रखता है, प्रॉपर डाइट फॉलो करता है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है अपने डायबिटोलॉजिस्ट से, तो उनको कॉर्नियल रेटिनल कॉम्प्लिकेशंस होना या उनको जो किडनी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये नहीं होते हैं सर। ज्यादातर जो पेशेंट्स हम लोग देखते हैं जिसमें आंखों में प्रॉब्लम्स हुई है, जैसे पीछे की पर्दे की प्रॉब्लम्स होती है, खून उतरना, नए नए वेसल्स तैयार होना जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, अर्ली एज में मोतिया बिंदु हो जाना, या अलग तरीके का कांच बिंदु होता है जिसको हम लोग नियोवैस्कुलर ग्लॉकोमा बोलते हैं, जो काफी डिफिकल्ट होता है ट्रीट करने के लिए। उसका मेन रीजन ये होता है सर, उनका डायबिटिक कंट्रोल नहीं रहता, वो डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करते हैं, वो डाइट प्रॉपर नहीं फॉलो करते, और वो टैबलेट्स भी प्रॉपर नहीं रहते हैं। अनकंट्रोल डायबिटीज ही उसका मेन रीजन है। अगर पेशेंट अर्ली डायग्नोसिस कर ले अपने डायबिटीज का, आपके जो डॉक्टर हैं उनको कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट प्रॉपरली फॉलो करें, अपना डाइट प्रॉपरली फॉलो करें, और जो मेडिकेशन है वो अगर प्रॉपरली ले, तो उनको आंखों के और किडनी के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे सर। होने के चांसेस कम रहते हैं अगर वो जितना जल्दी उसको डायग्नोस कर लिया जाए और जितना जल्दी उसको ट्रीटमेंट लिया जाए, उतना उनके लिए बेटर होता है सर। अगर एक बार आंखों में शुगर की बीमारी आना चालू हो गए तो उसको ट्रीट करना हमें बहुत डिफिकल्ट होता है सर। हम लोग आपका विजन बचाने के लिए कोशिश करते हैं। जो विजन आपके बीमारी की वजह से जा चुका है, वो विजन हम आपको वापस ला कर नहीं दे सकते। सिर्फ आपका विजन ड्रॉप ना हो और आपको अंधे ना हो, बेसिकली मतलब ज्यादा और डैमेज ना हो, उसको हम रोकने के लिए कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि उसमें ज्यादातर अभी लेजर्स आ गए हैं, इंट्रावेंट्रल इंजेक्शंस आ गए हैं, अलग अलग तरीके के आई ड्रॉप्स आ गए हैं, जिससे हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि आपकी नजर ना जाए या आपका डैमेज ना बढ़े। लेकिन अगर आप अर्ली स्टेज में आओगे, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करोगे, तो आपको कोई नुकसान नहीं होता है सर। ठीक।
सर कुछ दिन पहले मैंने एक पैम्फलेट भी आपके हॉस्पिटल का मुझे मिला था, जिसमें आपने जो गरीब पेशेंट है, जो ग्रामीण भाग के पेशेंट है, उनके लिए कुछ खास सहूलतों की भी बात की थी। तो वो क्या सहूलतें हैं, उसका टाइमिंग क्या है, डेट क्या है, जरा बताइए हमारे पे। सर यूजुअली हम लोग इस पीरियड में थोड़े से ऑफर्स रखते हैं, क्योंकि पेशेंट्स के लिए भी थोड़ा फाइनेंशियल ये बेनिफिट होता है। तो हमारे पास सर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में हमने हमेशा से 50% ऑफ रखा है। आपको मेडिकल जो बाय करने होते हैं, आई ड्रॉप्स वगैरह, उस पर हमने 10% ऑफ हमेशा रखा है। 25% ऑफ है आपको चश्मे पर, और हर सर्जरी पे हम लोग जो हमारा रेगुलर रेट है उसके 25% हम ऑफ हमेशा हर पेशेंट को देते हैं। अगर पेशेंट फाइनेंशियली थोड़ा वीक है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम सर 50% तक भी उनको ऑफ देते हैं। अच्छा जी सर, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट के फाइनेंशियल स्टेटस पे हम उनको कोऑपरेट करते हैं जितना हमसे उनमें हो पाए। अच्छा, तो यही हमारे दर्शकों को बताना था कि एक युवा डॉक्टर हमारे शहर में आए हैं और एक बहुत अच्छी नीयत से, नेक नियति से वो समाज सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी बातें, उनका विजन आम जनता तक, समाज तक पहुंचे, यही हमारी कोशिश थी। और हिंदनामा हमेशा ऐसी कोशिश में होता है कि नई नई चीजें, नए पर्सनालिटी से आपसे मिलाया जाए, उनकी बात आप तक पहुंचाई जाए। तो आज हमने डॉक्टर अजीम मशाइख से आपकी मुलाकात कराई। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट में एक भरोसेमंद और मशहूर नाम सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस। उम्दा क्वालिटी, वाजबी दाम, यही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ नामी गिरामी कंपनियों के सागवान और वुड बेस मटेरियल से बने बेहतरीन बेडरूम सेट, सोफा सेट, टी टेबल, अलमारियाँ, डाइनिंग टेबल, स्लीप वेल मैट्रेसेस और ब्रांडेड कूलर्स और दीगर तमाम तरह के फर्नीचर्स। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर में ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर और ब्रांडेड कंपनी के फाइबर चेयर भी दस्तयाब है। शादी व दीगर तकरीबात के लिए हस्बे जरूरत और साइज के मुताबिक फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए। प्रोप्राइटर नवाब यासिर और नवाब सुबेर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, नियर फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी रोड, देगलू नाका, नांदेड़।